इस इवनिंग सेशन में या नून सेशन में, जैसा भी आप कहें, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और जो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आज आपको सुबह में दिया था उसी मॉक टेस्ट को हम लोग आज करने वाले हैं। फाइन, सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? सारे क्वेश्चंस क्लियर दिख रहे हैं? यस सर। फाइन, सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 से शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को 50 इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन करें, इंग्लिश, हिंदी और ट्रांसलेशन। और उसके बाद हम लोग पार्ट 1 पे आएंगे, जहां पे कि हमें जनरल जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। स्क्रीन सभी को स्पष्ट दिख रही है? पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन है, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करें। राइट, आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, पहला ऑप्शन है। सर्विंग टू आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, our foremost duty is to serve the country and our foremost duty is to serving the country। अब देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें सही करना है। सो हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। सो अब हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना, इसमें आप देखेंगे तो दो सेगमेंट हैं, सेंटेंस में दो सेगमेंट आ रहे हैं। एक सेगमेंट में आ रहा है हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, और दूसरे सेगमेंट में आ रहा है देश की सेवा करना। ठीक है, तो हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है के लिए यदि आप अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। तो ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा। राइट, आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। अब मुझे बताएं कि आवर फोरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग द कंट्री क्यों सही नहीं है? क्योंकि टू और सर्विंग दोनों एक साथ में यूज नहीं हो सकते हैं। सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, ठीक है। सर्विंग ऑफ आवर कंट्री वैसे भी ग्रामेटिकली सही नहीं है, और यहाँ पे फोरमोस्ट यानी कि सर्वोपरि शब्द को यहाँ पे विलोप कर दिया गया है। जब भी हम अनुवाद करेंगे विशेषकर एग्जाम में और इस तरह के अनुवाद, तब हम लोग शब्दों को विलोप ना करने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है, पर सर्वोपरि यहां भी नहीं है। दिए गए वाक्य का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद कौन सा है? ठीक है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे इसे जानना है, और मुझे इसके बारे में जानना है। सही कौन सा होगा? आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसे जानना है, और मुझे इसके बारे में जानना है। अब यदि आप देखेंगे तो ये चारों ही वाक्य बिल्कुल एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, लगभग। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आप इसका सही अनुवाद क्या करेंगे? ये आपके सामने एक बहुत बड़ा ये प्रश्न बन जाता है कि ऐसी स्थिति में आप इसका सही अनुवाद क्या करेंगे। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे इसे जानना है, और मुझे इसके बारे में जानना है। अब जब इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे और अनुवाद आपको, जब इसमें सही वाक्य आपको ढूंढना रहेगा, सही अनुदित पार्ट आपको ढूंढना रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जो हिंदी लिखी गई है, जो वाक्य लिखे गए हैं हिंदी में, उसमें हिंदी की शैली में सबसे निकटतम वाक्य कौन सा लिखा गया है। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। ठीक है, अब देखिए जानना चाहता हूं, यहाँ पे दो क्रियाएं है ना, जानना और चाहना, ये एक साथ यहाँ पे प्रयोग की गई है। सामान्य तौर पे जब हम लोग हिंदी में हिंदी की जो शैली हम देखें, हिंदी की जो शैलीगत विशेषता है, उसमें हम इस तरह से वाक्यों को लिखना अवॉइड करते हैं। मुझे इसके बारे में बताओ, ठीक है, पर इसका अगर आप अनुवाद देखेंगे तो टेल मी अबाउट दिस ज्यादा एप्रोप्रिएट अनुवाद होगा। मुझे इससे जानना है, यह भी ठीक है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानना है। अगर आप इस वाक्य को देखेंगे, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, मुझे इसके बारे में जानना है, तो यह सबसे सटीक, सबसे सही और सबसे एप्रोप्रिएट जो है व्याकरणिक संरचना के हिसाब से इस वाक्य का अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वह बुलाएगा तो मैं आऊंगा, ये वाक्य आपके सामने आ गया। अगर वह बुलाएगा तो मैं आऊंगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अगर वह बुलाएगा तो मैं आऊंगा। सो यहाँ पे चार आपको विकल्प दिए गए हैं। आई शेल कम इफ ही कॉल्स, आई शेल कम इफ ही विल कॉल मी, आई शेल कम इफ ही विल कॉल मी, आई शेल कम इफ ही कॉल्स मी। आई शेल कम इफ ही विल कॉल मी, तो ये तो सी नंबर होगा नहीं, बी नंबर होगा नहीं। अच्छा, जहां पे आई शेल कम इफ यू विल कॉल मी, जब शैल और विल ये दोनों एक साथ एक ही वाक्य में आ रहा है, तो वैसे ही ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। सामान्य तौर पे जब इस तरह के जो सेंटेंस है उनका हम लोग अनुवाद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पार्ट सेंटेंस का होता है कि अगर वह बुलाएगा तो मैं आऊंगा, यह लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई शेल कम इफ ही कॉल्स। तो ये इसका सही अनुवाद। इसमें हमारे लिए जो है ग्रामेटिकल रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि
जब हम लोग अनुवाद पेपर 2 के लिए पढ़ने की शुरुआत करते हैं, विशेषकर एसएससी के लिए जब क्लास करते हैं, तो उस समय काफी लोगों का ये प्रश्न होने लग जाता है कि सर, या पेपर 1 के लिए तैयारी करते हुए कि सर मुझे पेपर 1 तो मेरा तैयार हो चुका है और मुझे पेपर 2 की तैयारी करनी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पेपर 1 और पेपर 2, मतलब मैं ये एसएससी सीएसटी के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि आपकी जो पकड़ है वो ग्रामर पे अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा अनुवाद कर पाएंगे। देखिए, उसका एक सीधा सीधा लाइव एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यदि आप ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता है तो आप अनुवाद सही करेंगे, अनुवाद में गलती होने की संभावना कम रहेगी। पितृ स्वसा का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है। पितृ स्वसा का अर्थ क्या है? एक थोड़ा मुश्किल शब्द। कितने लोगों ने आज से पहले इस शब्द को पहले सुना था? पितृ स्वसा शब्द मतलब बुआ। पितृ स्वसा मतलब बुआ। तो आपने सुना था पहले ये वाक्य, ये शब्द सुना था आपने? जी सर। वो पिता की बहन है ना। पितृसत्ता का मतलब क्या हो गया? पिता की बहन को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। तो बुआ इसका सही अनुवाद बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, मतलब इसका सही अर्थ हो जाएगा। हिंदी अनुवाद कीजिए। दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम। दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम। वे सब एक साथ कमरे से बाहर निकले। हम सब एक साथ बाहर आए। सभी एक साथ बाहर आए, सब कमरे से निकले। वे सब एक साथ कमरे से निकले। हम सब एक साथ बाहर आए। सभी एक साथ बाहर आए, सब कमरे से निकले। दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम क्या होगा? दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम। अब यहाँ पे ट्रूप शब्द जो है उसे आपको देखना है। अब ट्रूप का मतलब क्या होता है? ट्रूप का मतलब क्या होता है? ट्रूप का मतलब होता है एक ग्रुप, मतलब जैसे आपने सुना होगा आर्मी ट्रूप और इस तरह से, तो वहां से ये शब्द लिया गया है, दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम। तो ऐसी स्थिति में वे सब, मतलब जब हमने दे ट्रूप्ड कहा तो वे सब एक साथ बाहर आए। हमने कहा कि सर ठीक है, इसके लिए ट्रूप्ड सब की आवश्यकता क्या थी? ट्रूप्ड हमने क्यों रखा? तो ट्रूप्ड की जगह सीधा हम कहते हैं कि दे केम आउट ऑफ रूम। वे सब, वे दे तो अपने आप, दे इज फॉर द प्लूरल एक्सप्रेशन जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ बाहर आए, है ना। तो ऐसी स्थिति में ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम का मतलब क्या हुआ? तो अब अगेन बात आ जाती है कि इंग्लिश में जब भी कोई बात लिखी हुई है वो अंग्रेजी की शैली में लिखी हुई है। अब अंग्रेजी की शैली में इस तरीके से कहा गया कि भाई ट्रूप का मतलब हो गया कि किसी एक पर्पस के लिए एक साथ जो लोग हैं उनको ट्रूप कहा जाता है। विशेषकर से डिफेंस और आर्मी और इस तरह के सर्विसेज में इसका प्रयोग किया जाता है ना, सोल्जर्स के लिए दिस वर्ड ट्रूप इज यूज्ड। सो इन दैट केस यहाँ पे ट्रूप कह दिया गया है ना। सो ट्रूप, सो अब उस ट्रूप जो शब्द है वो मूल रूप से संज्ञा यानी कि नाउन है, और नाउन को यहाँ पे नाउन से वर्ब बना दिया गया है, ट्रूप से ट्रूप और ट्रूप आउट ऑफ रूम, मतलब वे सब लोग एक साथ कमरे से बाहर आ गए। ठीक है। अब देखें, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग विकल्प के हिसाब से, हम सब एक साथ बाहर आए होगा नहीं, दे की बात की जा रही है। साथ ही एक साथ बाहर आए नहीं होगा, सब कमरे से निकले। मतलब यहाँ पे वैसे चारों विकल्प में से देख करके वैसे भी समझ में आ रहा है कि आपका विकल्प एक ही सही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका विकल्प एक सही हो जाएगा, दे ट्रूप्ड आउट ऑफ रूम। fill in the blank with the most appropriate word. What is dash name? My name is Carlos. So यहाँ तो बहुत ही आसान है, what is your name? So यहाँ पे my name is Carlos, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। Which one of the following countries is not a member of ASEAN? Which one of the following country is not a member of ASEAN? अच्छा, इसमें इंग्लिश हिंदी में एक जीके का प्रश्न भी आ गया है, कोई बात नहीं है। तो इसमें से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? इसके लिए आपको एशियन कंट्री में कौन कौन से सदस्य हैं उसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो एशियन में सबसे पहले तो ये बताएं कि एशियन में क्या हमारा प्यारा भारत आता है? क्या आता है? क्या सर शायद नहीं आता है। नहीं आता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? आज के समय में 10 ऐसे एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो कि एशियान देशों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कि सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है। ये 10 ऐसे देश हैं जो एशियन नेशंस की कैटेगरी में आते हैं और भारत नहीं आता है। तो क्वेश्चन जीके का है, थोड़ा मुश्किल है आप देखें तो, पर वैसे अगर देखें तो बहुत आसान है कि हम एशियन देश की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इंडिया यहाँ पे आपके लिए सही विकल्प हो जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करें और आगे बढ़ जाए। अच्छा, which of the following is primarily an economic union of the post-Soviet states located in Eastern Europe, Western Asia and Central Asia? अच्छा, ये जो मॉक टेस्ट है जिस प्रकार से आपका पूछा जाएगा, अगर आपको लगता है कि हमें अंग्रेजी में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं। जो प्रश्न इंग्लिश व्याकरण से संबंधित रहेंगे वे हिंदी में नहीं होंगे, बाकी सारे प्रश्न हिंदी में हो जाएंगे। निम्न में से कौन मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत संघ के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है?
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है ना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो यूरेशियन आर्थिक संघ जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत संघ के बाद के राज्यों का एक आर्थिक संघ है यूरेशियन आर्थिक संघ, इसको बोलते हैं यूरेशिया। इसलिए बोलते हैं कि जो यूरोप और एशिया के क्षेत्र को जोड़ने वाला जो इकोनॉमिक संघ है उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, अब चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश रिपोर्ट वाज फाइल्ड इन डैश नाइबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड। अब यहाँ पे आपको ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। डैश रिपोर्ट वाज फाइल्ड, अब यहाँ पे एन ए पहले के लिए 4 ऑप्शन है, तो जब रिपोर्ट है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ए होगा, तो ऑप्शन ए और बी तो आपका होगा नहीं। अब हमें ऑप्शन सी और डी में देखना है। सो अ रिपोर्ट वाज फाइल्ड इन डैश नाइबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड, तो नाइबरिंग से पहले सो इन द नाइबरिंग पुलिस स्टेशन होगा या फिर इन एन नाइबरिंग पुलिस स्टेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे आप को समझ रहे हैं कि इन द नाइबरिंग पुलिस स्टेशन वेयर द इंसिडेंट हैड अकर्ड। जब भी आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आपको ये डाउट हो कि दी द का यूज कहाँ किया जाएगा, तो वैसे आप बहुत सारे रूल्स जानते हैं कि द का यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन एक मोटे तौर पे मतलब आप ध्यान में रखें कि जहां पे भी किसी भी नाउन को हमें डिस्टिंक्ट करना है, निश्चित करना है ना, स्पेसिफाई करना है, तो वहां पे हमें द का यूज करना है। तो हमेशा जो जब ए एंड दी आर्टिकल के यूज के लिए आपके सामने अगर इस तरह की दुविधा खड़ी होती है तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको हमेशा यह देखना है कि क्या वहां पे जो आर्टिकल हमें लगाना है वह किसी भी नाउन को निश्चित कर रहा है या विशिष्ट, मतलब वो उसको आप कह सकते हैं कि स्पेसिफाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप वहां पे द का यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको कंफ्यूजन लगता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स प्रूव्ड टू बी डैश ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर डैश एग्जीक्यूटिव हु वेंट शॉपिंग अब्रोड। सो ये क्या है? टू बी अट्रॉमेटिक और एन ट्रॉमेटिक, डेफिनेटली अट्रॉमेटिक होगा तो बी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए, अब हमें देखना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना है। तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर डैश एग्जीक्यूटिव हु वेंट शॉपिंग अब्रोड, तो क्या होगा? आसान है, क्योंकि हम किसी विशेष एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, उसे हमें बिल्कुल स्पेसिफाई करना है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका ऑप्शन द हो जाएगा, ऑप्शन ए। Okay, select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A book that contains information on various subjects. Encyclopedia, manuscript, confounded, reasonable. बताइए क्या होगा? बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में, उसे क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया। सब लोग सहमत हैं इंसाइक्लोपीडिया से? जी सर। फाइन। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे विषय वेरियस सब्जेक्ट्स पे जहां पे वहां पे वो इंसाइक्लोपीडिया होता है। फिर व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? कन्फाउंडेड क्या है? रीजनेबल क्या है? रीजनेबल ठीक है, छोड़ दीजिए, रीजनेबल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? A book that is written by hand. अभी भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी लोगों को? You all Yes, can hear me loud and clear? Yes, sir. Yes. Fine. So what is manuscript? A book that is previously written by the hand. Written By hand. by the hand, है ना, जिसे हमने टाइप नहीं किया है, हाथ से लिखी हुई किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। What is confounded? What is confounded? Confound वर्ड का मतलब क्या है? What is confounded? सर एक तरीके से सरप्राइजिंगली वाला सेंस में होगा कंफाउंडेड। हाँ, मतलब कंफ्यूज्ड हो जाना, पजल्ड हो जाना इज कॉल्ड कंफाउंडेड। ठीक है, फाइन। Yes, sir. रीजनेबल इज अ इजी वर्ड दैट यू ऑल नो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। हाँ जी, दीर्घ संधि। जी सर। कैसे? सर विद्याधन अर्थ अर्थ। आ की मात्रा लगा हुआ है इसलिए वो दीर्घ संधि ठीक है, होगा। तो विद्या जहां पे संधि हो रखी है, यानी कि विद्या अर्थी, तो विद्या के जगह पे संधि हो रखी है, वहां पे आकार है
और हम जानते हैं कि आकार जब भी बनता है वो कैसे बनता है, या तो अ और अ से मिलकर आकार बनेगा, या तो अ और अ से मिलकर बनेगा, या फिर कैसे बनेगा, या फिर अ प्लस आ से मिलकर बनेगा, या आ प्लस आ से मिलकर बनेगा, या आ प्लस अ से मिलकर बनेगा। तो यहाँ पे आ और अ की संधि हुई है, आ धन अ की संधि होकर क्या बन गया है, आ बन गया है। तो विद्यार्थी में जब भी आ बनेगा तो वृद्धि संधि होगी, बड़ी ई बनेगा तो वृद्धि संधि होगी, बड़ा उ बनेगा तो वृद्धि संधि, माफ कीजिएगा, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, है ना। विद्यार्थी में वृद्धि संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि होगी। वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, मतलब हर्ष हर्ष मिलके दीर्घ बन रहा है, या हर्ष दीर्घ मिलके दीर्घ बन रहा है, या दीर्घ हर्ष मिलके दीर्घ बन रहा है। जब दीर्घ स्वर बन रहा है तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। पहले मैं बीच में वृद्धि वृद्धि बोल रहा था क्या, मैं वृद्धि वृद्धि बोल रहा था क्या? नो सर, लास्ट में एक बार बोला था आपने, बट अच्छा बीच वो में निकल गया होगा, ठीक है फाइन। लेकिन हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ठीक है, जब हर्ष और हर्ष मिलकर दीर्घ बनता है, हर्ष दीर्घ मिलकर दीर्घ बनता है, तब दीर्घ संधि हो गई। फिर वृद्धि संधि कब होती है, वृद्धि संधि कब होती है? मुझे वृद्धि संधि का कोई भी एक एग्जाम्पल बताएं, वृद्धि संधि कब होती है? सर जिसमें औ की मात्रा रहता है सर, हाँ जिसमें सर औ की हाँ, मात्रा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जब ए बनता है या ओ बनता है ना, जब ए और ओ बनता है, मतलब ए का ए हो गया, ओ का ओ हो गया, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वहां पे वृद्धि संधि हो जाती है। आगे उसके उदाहरण भी हम आएंगे, हम देखेंगे कि जब ए का ए हो जाता है, ओ का ओ हो जाता है, तो उसको हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे दीर्घ संधि है। क्लियर है, किसी को डाउट है यहाँ पे, ये आगे पढ़े? वृद्धि संधि और दीर्घ संधि में अंतर स्पष्ट है। दीर्घ वृद्धि संधि का मुझे कोई उदाहरण बताइए, सर दंतोष्ट। वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण बताइए, थोड़ा आसान बताइए ना, इतना मुश्किल उदाहरण बताइए। सर सदैव। हाँ हाँ, संतुष्ट बहुत ही मुश्किल उदाहरण है। हाँ बताइए। सर, अभी उन्होंने बताया सदैव। वेरी गुड, सदैव बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब सदैव में क्या हो रहा है, सदैव में क्या हो रहा है कि आ और ए, है ना, आ और ए मिलके क्या बन जा रहा है, आ और ए मिलके ए बन जा रहा है। सदैव में आ और ए मिलके ए बन जा रहा है। सदा एव सदैव, तद एव तदैव, तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका बंद हो जा रहा है, वृद्धि संधि हो जा रही है। तो ये बताइए मुझे, महौषधि, महाऔषधि, महौषधि, क्या इसमें वृद्धि संधि हो रही है क्या? महाऔषधि, महौषधि में वृद्धि संधि हो रही है क्या? तो हो रही है। यहां पर भी आ और ओ मिलके ओ बन रहा है, हालांकि यहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि महौषधि में ए और ओ बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे वृद्धि संधि हो जा रही है। पर वृद्धि को याद रखने के लिए कि जब ए का ए, ओ का ओ बन जाता है तो वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? अब ये वाक्यों के प्रकार के, किसी वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, आज्ञावाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या संकेतार्थक, क्या होगा? सर विधान होगा सर। हाँ विधान होगा, है ना, किसी काम के होने का विधान है, किसी बात के होने का विधान है, तो ये विधानवाचक वाक्य होगा। जहां पे आज्ञा दिए जाने का बोध हो, आज्ञावाचक। जहां पे इच्छा प्रकट की जाए, इच्छावाचक। जहां पे संकेत किए जाने का बोध होता है, वहां पे संकेतार्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा, किस तरह का वाक्य ये? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा हमारे पास सीखने के लिए है। इन तीनों में क्या अंतर है मुझे बताइए? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, कौन सा वाक्य है ये और तीनों में क्या अंतर है? सर संयुक्त लग रहा है सर। लग रहा है, क्यों लग रहा है? इसमें पर है इसीलिए, मतलब वो वाक्य जो क्यों लग रहा है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर है? ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं, अब इसको हम जान लेते हैं, मतलब ये प्रश्न तो हम कर ही लेंगे, प्रश्न इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब प्रश्न इज इंपॉर्टेंट, बट हम प्रश्न से पहले एक बार हम इसे जान लेते हैं कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य आपने पहले भी पढ़ा होगा। संयुक्त, पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? तो एकदम एक आप सीधा ध्यान रखें कि सरल वाक्य में एक ही कर्ता होती है और उसका सामान्य तौर पर एक ही क्रिया होता है। ठीक है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं, है ना। एक स्वतंत्र उपवाक्य अपने आप में है, एक कर्ता है, एक क्रिया है, एक कर्ता एक क्रिया, सरल वाक्य। मैं आपको बिल्कुल याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है।
लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि एक कर्ता है और एक क्रिया है लेकिन उस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, मतलब वो एक कर्ता और एक क्रिया तो है लेकिन वो वाक्य कुछ भी बन रहा है, तो ऐसा वाक्य को हम सरल वाक्य नहीं कहेंगे। सरल वाक्य मतलब ठीक है एक वाक्य एक कर्ता एक क्रिया हो परंतु उस वाक्य का कोई अर्थ निकलता हो। जाहिर सी बात है अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो हम उसे वाक्य कहेंगे ही नहीं, अर्थ निकलेगा तभी हम उसे वाक्य कहेंगे। तो ये आपका हो जाता है सरल वाक्य। अब सरल वाक्य के बाद दूसरा क्या आता है? संयुक्त वाक्य, जो हमारे लिए जो हमें समझना है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब संयुक्त वाक्य कब कहेंगे? कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, जिसे हम लोग सरल वाक्य कह रहे हैं, वे किसी भी कंजंक्शन से, समुच्चय वादक समुच्चय बोधक अव्यय जिसे हम कहते हैं, उससे एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएंगे, तब उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो इसको सामान्य तौर पे समझने के लिए क्या समझेंगे कि जब भी कोई दो अलग अलग वाक्य, जिनको हम यहाँ इस परिभाषा में उपवाक्य कह रहे हैं, वे एक कंजंक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, बीच में और, तथा, परंतु, लेकिन, या, किंतु, ये सब जो कंजंक्शन है ये दोनों वाक्यों को जोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में इन वाक्यों को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अब मुझे एक बार बता दें कि संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में स्थिति स्पष्ट हो गई कि संयुक्त वाक्य क्या है और सरल वाक्य क्या है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं जो मिश्र वाक्य है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बीच में हम अंतर कैसे स्पष्ट करें, ये हमें समझना है। तो संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग उपवाक्य होते हैं, है ना, और दोनों उपवाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी कंजंक्शन या हम उसको हिंदी में कहेंगे समुच्चय वाचक शब्द से जोड़ देते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य में जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में जो मुख्य रूप से अंतर आपको समझना है कि संयुक्त वाक्य में जो वाक्य के दोनों उपवाक्य रहेंगे वे दोनों अपने अपने स्तर पे पूर्ण वाक्य रहेंगे। अगर और को निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं कि मैं निरंतर मेहनत करता हूं परंतु सफलता नहीं मिलती है ना, या सफलता अभी तक नहीं मिली, तो मतलब यहाँ पे मुझे सफलता अभी तक नहीं मिली, ये एक उपवाक्य है। मैं निरंतर मेहनत करता रहा, ये दूसरा उपवाक्य है। दोनों को परंतु से हमने जोड़ दिया, लेकिन परंतु निकाल के दोनों को हम छटका देंगे, फिर भी दोनों उपवाक्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। ये आपका होता है संयुक्त वाक्य। वेरएज जब हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो यहाँ पे मिश्र वाक्य में जो है उसमें संबंध सूचक शब्दों से उनको जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है उनको। और कई बार अधिकांशतः ऐसा होता है कि जो एक उपवाक्य होता है वो प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है। तो जब यदि आप प्रीपोजिशन को, संबंधवाचक शब्द को निकाल देंगे और दोनों उपवाक्यों को अलग अलग छटका देंगे तो एक वाक्य जो है जो मुख्य वाक्य होगा उसका तो अर्थ निकल के आ जाएगा, पर दूसरा जो उपवाक्य छोटा वाला होगा, छोटा बड़ा नहीं है मैं कह रहा हूं, जो आश्रित है उसकी बात कर रहा हूं, उसका समूल अर्थ अपने आप में निकल के नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। जैसे यही परिश्रम और मेहनत और सफल की बात हम करें तो हमने कहा कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। ठीक है, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तो इसमें हमने क्या बोला कि इसमें दो वाक्य हो गए कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं कौमा वे सफल होते हैं। वे सफल होते हैं ये आपका मुख्य वाक्य है, वे करता है सफल होते हैं, इसमें होना क्रिया हो गई, सफल होते हैं ये मुख्य वाक्य हो गया। हमने कहा वे लोग सफल होते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अगर हमने इतना कह करके छोड़ दिया तो क्या यह वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य हो रहा है? क्या यह कोई अर्थ दे रहा है? क्या जो लोग मेहनत करते हैं तो उसका क्या? कुछ नहीं। तो मतलब ये आपका आश्रित वाक्य हो गया। जब इस तरह के वाक्य होंगे जिसमें एक उपवाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएगा, एक मुख्य रहेगा और एक आश्रित हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि वह आएगा, ठीक है, मैं जानता हूं कि वह आएगा, तो ये आपका एक मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं, जब वर्षा होती है तब किसान प्रसन्न होते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, जिस पुस्तक को तुम पढ़ रहे हो वह बहुत रोचक है। तो इस तरह के उदाहरण यदि आप देखेंगे तो इनको हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो समझना क्या है बिल्कुल कि सरल वाक्य में जो है एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी जो होते हैं वह उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य को हमेशा कंजंक्शन के जरिए हम जोड़ते हैं, जबकि हम लोग मिश्रित वाक्य में अधिकांश संबंध सूचक शब्द यानी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे कि मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा, कौन सा वाक्य है? सर संयुक्त वाक्य है सर। ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पर यानी कि हम लोगों ने इसे पर कंजंक्शन के साथ में जोड़ दिया है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। अब शुद्ध वाक्य की बात करें,
मतलब ये इतना घुमा के प्रश्न पूछा है, सीधा प्रश्न ये है कि चारों में से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा, बस इतना। सर एक नंबर सही है सर। हाँ यस, दो लड़के इधर आ रहे हैं। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो सही विकल्प कौन सा है बताइए मुझे, शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक नंबर का है सर। Not first. दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का उधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, तो ये तो चलिए कोई प्रश्न नहीं आप लोगों के लिए, बहुत आसान है, छोड़ देते हैं। कुछ बीच में आसान भी है। अंबु का समानार्थी शब्द कौन सा है? ये आप लोग जानते होंगे, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विशेषकर एसएसटी के लिए, जेएसटी एसएसटी के लिए, तो उनको तो पता होगा। नीर होगा सर। अंबु का समानार्थी शब्द क्या है? अंबु का समानार्थी शब्द क्या है? नीर मतलब पानी। नीर का समानार्थी शब्द क्या है? पानी। तो अंबु मतलब क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। अंबु से क्या बनता है? अंबुज। अंबुज का मतलब क्या होता है? पानी में उत्पन्न होने पानी में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। और नीर से बनता है नीरज। नीरज मतलब भी कमल। तो अंबुज और नीरज, है ना, समझ में आ रहा है। और फिर जल से उत्पन्न होने वाला जलज, तो जलज भी हम लोग कमल के लिए कहते हैं। तो क्या कमल केवल जल से उत्पन्न होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, सॉरी, मतलब उल्टा बोल गया मैं। क्या जल से केवल कमल ही उत्पन्न होता है क्या? जल से तो और भी बहुत कुछ उत्पन्न होता है ना कमल के अलावा। तो फिर केवल हम लोग कमल के लिए ही, जलज के लिए का पर्यायवाची जो है कमल को ही क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो वह उसका पर्यायवाची, कुछ शब्द भले ही उनका अर्थ व्यापक होता है, परंतु जब शब्दों के बनने की प्रक्रिया होती है, तो शब्दों के बनने की प्रक्रिया में कुछ शब्द उनका अर्थ संकुचन हो जाता है, यानी कि भले ही वे शाब्दिक स्तर पे व्यापक अर्थ देते हैं, लेकिन जो रूढ़ हो जाता है उनका अर्थ वो संकुचित हो जाता है। मतलब जलज मतलब जल से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु को हम जलज कह सकते हैं, लेकिन कमल के लिए वह शब्द रूढ़ हो गया है। कई बार ये प्रश्न आपके मन में आता होगा, नहीं आता होगा तो आना चाहिए भाषा का विद्यार्थी होने के नाते, कि क्यों केवल कमल ही जलज है, या पंकज है, या नीरज है, ऐसा क्यों है, या फिर अंबुज है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जल से तो बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन कमल के लिए सारे शब्द रूढ़ कर दिए गए। बस इतना है, इसके अतिरिक्त इसमें और कोई बहुत विशेष बात नहीं है। समझ में आ रहा है? जमीन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पृथ्वी, धरती, विटप, धरणी। तो ज्यादा नहीं है धरणी। हाँ बोलिए। थर्ड नंबर बेटा। विटप हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो समझ में आ रहा है कि यहाँ जमीन के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द तुरंग का समानार्थी शब्द है? तुरंग, अश्व। 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 अश्व क्यों है ऐसा? तुरंग मतलब अश्व क्यों होता है? तुरंग मतलब घोड़ा होता है सर, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द अश्व ही होता है। अच्छा ठीक है, जो सफेद घोड़ा था उसको भी तो सर हम लोग अश्व कहते हैं। नहीं, सफेद और काले से मतलब नहीं है। मतलब अगर आप लोग संतुष्ट है तो इतने पे भी आगे बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहते तो मैं थोड़ा सा और इसमें बता सकता हूँ कि तुरंग क्यों, मतलब ये शब्द क्यों। तो तुरंग का मतलब होता है, तुरंग दो शब्दों से मिलकर, तुरंग का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तूर और अंग, है ना, तूर धन अंग। तूर का मतलब क्या होता है? तूर से तीव्र बनता है, या तीव्र से आप तूर कह सकते हैं। मतलब तूर और तीव्र एक दूसरे से शब्दों की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है। तो तूर का मतलब होता है जो तीव्र गति से आगे बढ़ता है, जिसके अंग तीव्र गति से काम करते हैं। तो तीव्र गति से जिसके अंग यानी कि पैर काम करते हैं, उसको हम लोग तुरंग, तीव्र गति से दौड़ते हैं, तड़पड़ तो वो घोड़ा हो जाता है। देखिए क्या होता है कि शब्दों को यदि आप थोड़ा तोड़ करके समझना सीख जाएंगे ना, तो वो शब्द आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। रहता है
केवल याद करने के। ठीक है, अभी तो आपको एग्जाम पास करने के लिए रखना जरूरी है, मैं मानता हूँ, पर फिर भी जहां पे मौका है मैं आपको बताते चलता हूँ कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, तो ज्यादा अच्छे से आपके ध्यान में वो रह जाएगा। अब आप तुरंत कभी नहीं बोलेंगे जिंदगी में, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है वे भी नहीं बोलेंगे। तुर मतलब तीव्र से दूर बना, तुर अंग, जिनके अंग बहुत तेजी से चलते हैं। तो वाचाल शब्द का विलोम क्या होगा? हाँ, जमीन सर जमीन कोई एक आदमी बोलिए साथ में, और जो नहीं बोलना, क्लास में नहीं बोल रहा है, वो अपना माइक ऑफ कर ले। हाँ बोलिए उर्वशी। सर जमीन का समानार्थी सर क्या होता है सर? हाँ जी, सर जमीन का समानार्थी शब्द क्या होता है सर? मेरा छूट गया, वो मैं लिख रही थी सर। अच्छा पहले वाला क्वेश्चन, सर 17 हाँ उसमें ये था ना कि क्या नहीं है, तो विटप नहीं था, बाकी सब थे, धरा था, पृथ्वी थी, धरती थी और धरणी थी, और विटप नहीं था। विटप का मतलब क्या होता है? चलिए अच्छा आपने रोक दिया तो हम पूछ लेते हैं, विटप का मतलब क्या होता है? जो हाँ, जो धरती का पर्यायवाची नहीं था, विपट, उसका मतलब क्या होता है? सर वो तो वृक्ष हुआ ना, पेड़। पेड़। हाँ, वृक्ष वृक्ष पेड़। ये विटप वृक्ष है? हाँ सर, मैंने कहीं पढ़ा था। विटप वृक्ष है? यस सर, मैंने कहीं पेड़ पढ़ा था, विटप का अर्थ तो वृक्ष ही हुआ। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, विटप वृक्ष ही है। विटप का मतलब वृक्ष होता है और बाकी सब धरती होता है। ठीक है, ठीक है, सर आगे एक चीज बढ़ते हैं। और मुझे पूछना था कि हाँ, घोड़ा का समानार्थी शब्द एक सेंधव भी होता है सर, उसका क्या अर्थ होता है? क्या होता है, फिर से बोलिए। सेंधव सेंधव। नहीं समझा मैं। सर तब मुझे घोड़ा का। सुनाइएगा। ठीक से, अच्छा। आपने ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया लग रहा। क्या शब्द बोल रही हैं आप? हाँ बोलिए। वो जो आपने पूछा है सैंधव, वो शायद होता है कि ये सिंधु देश का घोड़ा को इसलिए उसको सैंधव बोलते हैं। तो सैंधव शब्द कह रही हैं? हाँ, सिंधु से सैंधव बना है, सिंधु से सैंधव, तो उससे आपका उस शब्द का जो की जो व्युत्पत्ति है सिंधु, सिंधु, हाँ सिंधु के लिए जो काम चल रहा है, दौड़ रहा है, वैसा कुछ, तो सैंधव हो जाता है, कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं, है ना। ठीक है, हाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुरंग हो गया। वाचाल का विलोम क्या होगा? तो वाचाल बहुत बोलने वाला, उसका विलोम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, जो चुप रहता है वो वाचाल क्या हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह, कोप, विरक्त, अमृत, तो ये विरक्त। विरक्त हो जाएगा। ठीक है, विरक्त। हाँ। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? मुक्त। मुक्त। मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है। उपत्यका शब्द का विलोम क्या होगा? उपत्यका। आदित्य का। ये तो विकल्प देख करके पता लग जा रहा है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गीत गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कैसे? मनहु मानहु मानहु जनहु जानहु। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों के होने की आशंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। ठीक है। कनक कनक ते सौ गुनी मादक का अधिकार, वाह खाए बोराए जग बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा अलंकार है? यमक। यमक। मतलब जब भी हम लोग यमक अलंकार का उदाहरण लेते हैं तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण यही है, कनक कनक ते सौ गुनी मादक का अधिकार, या वाह खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र। उत्साह। ए ऑप्शन। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह होगा सर। क्या होता है? सुखार्ता में कौन सी संधि है? इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, संधि जहां पे वहां पे दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। सुख आर्ता, सुखार्ता। अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, मतलब अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ। अच्छा, प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी, दूसरा अर्थ क्या है प्रमत्त का? उन्मत्त। उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त, उत्कृष्ट। उन्मत्त सर। उन्मत्त। कनक धतूरा,
और क्या एक होगा दूसरा अर्थ? आभूषण आभूषण सोना सोना। सोना सोना तो पढ़ा हमने कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है ना। सोना धतूरे से 100 गुनी 100 धतूरा सोने से 100 गुना, सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता देता है। एक को खा के लोग बौरा जाते हैं और एक को मिलने से लोग बौरा जाते हैं। ओके, सेलेक्ट द पोर्शन विच हैज एन एडवर्ब, वेल ऑफ, वेल एडवाइज्ड, वेल बैलेंस्ड, वी हैव विल। कौन से ऑप्शन में एडवर्ब का यूज किया गया है? कौन से ऑप्शन में एडवर्ब है? और अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, वेल ऑफ। बी ऑफ वेल एडवाइज। एडजेक्टिव हो गया। वेल एडवाइज। वेल ऑफ इज एन एडजेक्टिव, वेल एडवाइज्ड इज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है सेंसिबल एंड वाइज, है ना। वेल एडवाइज्ड, वेल ऑफ हम कहते हैं ना कि ही इज वेल ऑफ गाय, मतलब बहुत पैसे वाला है ना। और वेल बैलेंस्ड का मतलब होता है इज वेल बैलेंस्ड, मतलब वेरी वेल बैलेंस्ड मतलब वेरी स्टेबल, मेंटली स्टेबल, वाइज सॉर्ट ऑफ, है ना। और बिहेव वेल की जब हम बात करते हैं तो बिहेव इज अ वर्ब, बिहेव इज अ वर्ब एंड विल। सो बिहेव वेल मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है विल, तो ये क्या होगा? एडवर्ब। तो बहुत सिंपल है कि जहां नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, बैलेंस्ड नाउन, एडवाइज्ड नाउन, वेल ऑफ इज टू रिच, तो वहां पे वो एडजेक्टिव, और जहां पे एडवर्ब के बारे में बात की जा रही वहां पे वर्ब के बारे में बात की जा रही वहां पे एडवर्ब। ठीक है, ओके। मोस्ट सुटेबल डिटरमिनर फॉर द गिवन सेंटेंस, डैश डायरेक्टर्स रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीईओज ऑटोक्रेटिक वेज। डैश डायरेक्टर्स है, याद ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर्स अनदर, एवरी, इच, सेवरल। चौथा ऑप्शन है सेवरल, सेवरल, है ना। तो अनदर डायरेक्टर्स होगा नहीं, एवरी डायरेक्टर्स होगा नहीं, इच डायरेक्टर्स होगा नहीं, इच ऑफ द डायरेक्टर्स हो सकता है पर इच डायरेक्टर्स नहीं होगा, सेवरल डायरेक्टर्स विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राकेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, स्पीक्स, ये आप आराम से बना लेंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट, आई डैश लॉन्ग। अब इसमें नॉट और वेट का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या होगा? आई, सॉरी आई एम लेट, दैट्स ऑल राइट, आई haven't been waiting long. have not I haven't waited, been sir. waiting long. I isn't waiting होगा नहीं। I have not waited long. I didn't wait long नहीं होगा। I have not waited long नहीं होगा। I have not been waiting long is the correct answer, है ना। ये यहाँ पे sorry I am late, that's all right, I have not been waiting long मतलब मैं बहुत देर से इंतजार नहीं कर रहा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दे डैश इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, स्टे का बनाना है आपको यहाँ पे, हैव स्टेइंग, वाज स्टेइंग, वेयर स्टेइंग, हैड स्टेइंग। तो ये तो आसान है, दे वर स्टेइंग इन द होटल नेक्स्ट टू आवर्स, इसमें तो मुश्किल नहीं। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? अब समास में से प्रश्न आ गया, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, देश का भ्रमण, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अब कह रहा है अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है। अब बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्मभ्रष्ट। हाँ बोलिए। धर्मभ्रष्ट। तो धर्म से भ्रष्ट जो होगा वो क्या होगा? वह अपादान होगा, है ना। अपादान से विभक्ति जो है करण में लगती है और अपादान में लगती है। करण में जहां पर जुड़ाव होता है, अपादान में जहां पर अलगाव होता है। तो यहाँ धर्म से विमुख, धर्म से भ्रष्ट होने की बात हो रही है। कुल श्रेष्ठ। हाँ, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, देशाटन, देश का भ्रमण, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट। तो यह अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, विभक्ति। विग्रह। विग्रह।
समास के लिए विग्रह होता है और संधि के लिए विच्छेद होता है। विच्छेद। उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत आसान है, कार्य को आसान बनाना ये बाएं हाथ का खेल होता है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या व्यक्त करता है? तो आंखें बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। करेक्ट सफिक्स के साथ में कौन सा वर्ड लिखा गया है? नैरेटर, नैरेटमेंट, नैरेटिज्म, नैरेटिटी, नैरेटिटी। तो इसमें कौन सा सही सफिक्स कौन से वर्ड में यूज किया गया है? नैरेटर, नैरेटमेंट, नैरेटिज्म, नैरेटिटी। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नैरेटर के साथ में सही सफिक्स ओ आर यूज किया गया है। नैरेटर का मतलब होता है वन हु नैरेट्स इज कॉल्ड नैरेटर। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक चल रहा है सेशन? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके, कुछ फ्रूटफुल लग रहा है? जी सर, थोड़ा सा नर्वस आई नेवर से कि भाई आपके एग्जाम में इसी लेवल के मतलब इसी ये प्रश्न आ जाएंगे या इसी लेवल के प्रश्न आ जाएंगे। आई नेवर क्लेम दैट, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं आज के इस मैराथन सेशन के माध्यम से कि जितने भी टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना आपके एग्जाम में है उन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लें। अब जब हमारे पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो सारे टॉपिक हम एक बार जब रिवाइज कर लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब सफिक्स जो है एकम्प्लिस के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? Accomplishment. Accomplishment हो जाएगा। आप ये Yes. बिल्कुल जानते हैं, बहुत आसान है। एडजेक्टिव क्लॉज कौन से सेंटेंस में? हम लोगों ने क्लॉज के ऊपर बहुत अच्छा सेशन भी किया था, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा सेंटेंस जो है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज, बताइए। ऑप्शन जिन लोगों ने मेरा सेशन अटेंड किया हुआ क्लॉज वाला, वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे इस बात को। ऑप्शन बोलिए। 4 सर, ऑप्शन क्यों? 4 रीजन बताइए, रीजन बताइए। सर। ये चेन के बारे में बात कर रहे हैं और चेन ये नाउन है और आई बॉट ए चेन विच वाज ब्यूटीफुल, और विच जो है चेन को क्वालिफाई कर रहा है। हाँ, नहीं, चेन को क्वालिफाई तो कर रहा है। आई बॉट अ चेन बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल। आई बॉट अ चेन एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन। आई बॉट अ चेन विच वाज ब्यूटीफुल। तो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपने क्या ऑप्शन बोला था? सर लास्ट ऑप्शन 4। हाँ, तो इसमें क्लॉज क्या है? What is the clause? Which was beautiful. What was beautiful? The chain was beautiful. Since this clause, which was beautiful, this entire clause is edifying the noun in the sentence, that is chain. That is why this will be an adjective clause. So the answer will be I bought a chain which was beautiful. In this, the which was beautiful, this will qualify the chain noun and hence it will be an adjective clause. Right? Clear hai? In which of the following sentence is the subject of verb a feminine gender noun? Feminine gender noun कौन सा? All the female members have arrived, all the young men have arrived, all the male members have arrived, all the old men have arrived. Sir, very silly question. है किस रस का स्थायी भाव है? किस रस का स्थायी भाव भय है? भयानक रस, रस का। रस, रौद्र और भयानक। भयानक अद्भुत का तो होगा नहीं। विभत्स, रौद्र और भयानक में से किसी एक का हो सकता है, बताइए। मेरी थोड़ी कम पकड़ है रसों के ऊपर। भाई विभत्स रस में भी भय हो सकता है, रौद्र में भी हो सकता है, और भयानक में भय ज्यादा होगा, तो हम लोग भयानक के साथ बढ़ जाते हैं आगे। भयानक रस, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं और इन चारों को आपको इनको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। पर बट फॉर यू इन दिस क्वेश्चन द गुड थिंग इज कि चारों में सबसे पहला विकल्प ए दे दिया है, सो दैट मीन्स कि योर फर्स्ट सेंटेंस, योर फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपके लिए आसान होता है, मतलब इजी वे आउट होता है। मोनार्क बटरफ्लाइज आर इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फॉलिंग। साइंटिस्ट थिंक दैट, आप लोग मेरे साथ पढ़िए, फटाफट करिए, देखते हैं पहले कौन बताता है। Scientists think that habitat loss and pesticides probably caused this. There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw. In California, an organization found that there were very few monarch butterflies visiting during this 2018 winter. So, ठीक है. So monarch butterflies are important pollinators, but their global population is falling.
Okay, so there was an 86% fall in the number of butterflies that they saw in California. An organization found that there were very few monarch butterflies visiting during 2018 winter, and scientists evaluated loss and pesticides probably caused this. A, C, क्या आना चाहिए? 4 number. 4 number. 4 number. फिर D आना चाहिए, and last में scientists think that habitat loss B आना चाहिए. ठीक. A, C, D, B must be the right option. But no, the right option is being suggested कि A के बाद D आना चाहिए. Monarch butterflies are important pollinators, but their global population is falling. ठीक है? तो ये जो सेंटेंस है, monarch butterflies are important pollinators, but their global population is falling. अब इसका ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड सभी ऑप्शन में पहला ए दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा जो पैसेज यहां से शुरू हो रहा है. तो अब इस स्टेटमेंट को आगे सपोर्ट कौन सा सेंटेंस कर रहा है, देखिए. साइंटिस्ट थिंक दैट हैबिटेट लॉस एंड पेस्टिसाइड्स प्रोबेबली कॉज दिस. ये तो ठीक है, पॉपुलेशन फॉल का ये कॉज है, राइट. देयर वाज एन 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज दे सॉ. ठीक है. सो अब आप देखें बी और सी एक दूसरे के रीजन और मतलब कॉज, स्टेटमेंट और कॉज उसके हो सकते हैं. इन कैलिफोर्निया एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड दैट देयर वर वेरी फ्यू मोनार्क बटरफ्लाइज विजिटिंग ड्यूरिंग दिस 2018 ईयर. तो बिल्कुल ठीक है कि आप देखें कि पहला सेंटेंस है, उसको सपोर्ट में एग्जांपल जो है वो चौथा सेंटेंस दे रहा है. ये हमें कैसे पता लगा कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वे इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, तो उनकी पॉपुलेशन गिर रही है. हाउ डिड वी कम टू नो दिस? सो this has been supported by an example first, that in California an organization found that there were very few monarch butterflies visiting during this 2018 winter. So A के बाद D, क्योंकि जो A स्टेटमेंट है उसको D सपोर्ट कर रहा है एग्जांपल के रूप में. ठीक है. उसके बाद में फिर क्या आ गया कि there was an 86% fall in the number of butterflies that they saw. ठीक है कि भाई अब जो ये कम आए वो कितने कम आए, वे 86% कम आए. और ये 86% कम क्यों आए? Because scientists think that habitat loss and pesticides probably caused this. So this will be a logical flow of the sentences in this paragraph. So in this way we have to think. This is a very logical way that we need to think of, that if a sentence is given, at least we have a good ace that the first sentence is already fixed. अगर ये भी नहीं रहता तो थोड़ा और मुश्किल था. Then हमें देखना है कि उसको कौन सा सेंटेंस सपोर्ट कर रहा है, उसके एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, एंड देन सो ऑन. राइट? क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है, तो ये बनाइए. नेक्स्ट सेम, यहाँ भी ए फिक्स है तो थोड़ा आपके लिए आसान है. देयर वाज अ सेरेमनी इन व्हिच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड. ठीक है. साउथ कोरिया बिलीव्स दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन. ठीक है. द इवेंट वाज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस. ठीक है. साउथ कोरिया सेड दैट द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन व्हाइल नॉर्थ कोरिया स्कूल वाज. ठीक है. तो अब देखिए कि देयर वाज अ सेरेमनी इन व्हिच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड. अब इसके बाद एकदम इसके पास में कौन सा रहा? द इवेंट वाज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस. ऐसा लग रहा है ना? अभी तक मैंने आंसर देखा नहीं. ए के बाद सी आना ऐसा लग रहा है या कोई और आ सकता है आपको लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन होगा सर, सी आएगा. नहीं, ऑप्शन तो तक तो ही पहुंची मत. अभी तो आप बस ए के बाद सी रख दीजिए. आपने ए के बाद सी रख दिया. ठीक है. ए के बाद सी रख दिया कि देयर वाज अ सेरेमनी इन व्हिच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड. द इवेंट वाज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस. ठीक है. अब क्या है कि साउथ कोरिया बिलीव्स दैट दिस शोज that the countries are willing to work together on rail and road modernization. South Korea said that the construction will go on while North Korea is closely watched. अब ये बताइए, ए के बाद सी आ गया, ये तो ठीक है, लेकिन बी पहले रखें कि डी पहले रखें? यहाँ पे साउथ कोरिया एक जगह बिलीव कर रहा है और एक जगह कह रहा है. एक जगह पहले बिलीव कर रहा है फिर कह रहा है. तो पहले बिलीव को रखें या पहले कहने को रखें, मुझे बताइए. सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्म करिए. South Korea that the countries work together on rail and road modernization. फिर South Korea said that construction will go on while North Korea is closely watched. तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट भी आएगा कि South Korea believes that this shows that the countries are willing to work together on rail and road modernization. Because South Korea believes, they said that the construction will go on because they believe in that, isn't it? है कि नहीं? बताइए, कुछ डाउट आ रहा है? हेलो?
South Korea believes that this shows that the countries are willing to work. What? अब देखिए इसमें एक और फैक्टर है, कह रहा है कि साउथ कोरिया बिलीव्स दैट दिस जो आ रहा है, दिस, व्हाट इज दिस, व्हाई फॉर दिस इज हियर, ये दिस किस लिए है, दिस शोज दैट द कंट्रीज, तो दिस मींस व्हाट इज शोइंग, सो दिस मतलब क्या, द इवेंट वाज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस, सो ये इस स्टेप की बात की जा रही है. South Korea believes that this step shows that the countries are willing to work together on rail and road modernization. तो ये क्लियर कर दे रहा है कि सी के बाद बी ही आएगा, क्योंकि ये जो स्टेप टुवर्ड्स पीस है इसके बारे में दिस कह के और इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर. और लास्ट में फिर उसका फॉलोइंग सेंटेंस हो जा रहा है क्या कि साउथ कोरिया सेड दैट द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन एंड, तो ये इस तरीके से हो जाएगा. राइट, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सी के बाद बी और फिर लास्ट में डी आएगा. हैं आप लोग मेरे साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके. जी सर. जब आप लोगों को लगे कि सर हो गया रहने तब रहने देंगे. इट्स अ मैराथन क्लास, सो आई विल कीप ऑन गोइंग टुडे. बहुत सारे तो बहुत ही आसान से शब्द है, जैसे आव प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, आवश्यक, पड़ाव, आव न ताव, आवक. तो आवश्यक में है ही नहीं, आव न ताव में है ही नहीं, आवक, तो मतलब प्रत्यय किसे कहते हैं, पढ़ाओ. प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द शब्द के आपके में लगता है. पीछे. क्यों लगता है, ताकि शब्द के अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सके. प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, बहुत आसान है, प्रतिवाद. कुछ आसान भी है, कोई बात नहीं. हाँ. कल का जो मॉक टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं, जिसके ऊपर हम लोग कल सुबह 10 बजे मॉक सेशन करेंगे, that is not going to be as easy as this one. This is very easy. Tomorrow wala is going to be very difficult for you, so get ready. You will be getting a link tonight for tomorrow's mock test. You have to attempt that mock test, and then in the morning session at 10 a.m. we will be doing this same kind of marathon session and solving the questions. It will be like the level will be difficult. In this mock test the level is easy, right? So this is my challenge to all of you, whoever is present in this session, if you are attending tomorrow's session, out of 100 questions, 100 means okay, leave the general wala, 50 को छोड़ दीजिए. First I'll talk about 50 जो हिंदी, English and translation section है. I challenge none of you will be able to do 20 questions right. And if somebody of you can do 20 questions right of tomorrow's mock test, I'll award you. Right? So do you accept the challenge? Yes, sir. Yes, sir. कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? Sir, I accepted it. Okay. I So also accept, sir. fine. So not more than 20 questions you will be able to do right. Correct. But the condition is you do not have to take any kind of assistance. अगर आप assistance लेकर के करेंगे, then you will not be considered as a contestant. ठीक है, ये नहीं कि आप जो है गूगल से और कहीं और से कर लिए और फिर बोले सर मैंने तो कर लिया. मतलब फेयर. हाँ, उर्वशी माइक ऑन ऑफ कर लीजिए. उर्वशी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए. राइट, अब चलते हैं. इनडायरेक्ट में कौन सा वाक्य सही इनडायरेक्ट फॉर्म है? They have told me I've been waiting for you since 4 PM. बताइए. उर्वशी माइक ऑफ करो प्लीज. हाँ, कौन सा सही है? They have told me I have been waiting for you since 4 PM. तो क्या होगा? They have told me that she had been waiting. She had been waiting. She will be waiting नहीं होगा. She will be waiting नहीं होगा. Then ऑप्शन ए. she will be waiting तो नहीं होगा. She was waiting. They have told me that she was waiting for you since 4 PM नहीं होगा, क्योंकि यहाँ you की जगह me होना चाहिए, 100% कन्वर्ट होगा. They have said me that she has been waiting. No, has been तो होगा ही नहीं, चूंकि यहाँ said है, so we have only one option, that is A, and this will be a correct option, right? Okay. I told them to be quiet. इसका क्या होगा डायरेक्ट फॉर्म? I said them. Option B. I said to them, be quiet. Be quiet. I said to them, be quiet. Okay. So अब हमने जो है पार्ट 2 के 50 क्वेश्चंस कर लिए, which is our domain. Now पार्ट 1 में हम आते हैं. This is not my domain actually, but still we will do 50 questions फटाफट. ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे. जो मुझे पता है, जितना मेरी जानकारी जितनी है, जितना मेरा नॉलेज डोमेन है, जो मैंने पढ़ा है, वो मैं आपको बता दूंगा.
इसमें अगर मैं कुछ आपको इनपुट दे सकता हूं, आप लोग बताएं, एंड हम लोग करने का प्रयास करते हैं। मैथ्स में तो मैं थोड़ा सा तंग हूं, स्टिल आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाटएवर आई नो एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। व्हाट वाज माय डोमेन, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, नाउ दिस इज योर डोमेन। मतलब आपको सर करना 1 नंबर होगा सर। which, अच्छा इसको हम हिंदी भी कर सकते हैं। सो whenever you are attempting mock test we have an option other than Hindi English questions कि आप इसे हिंदी और इंग्लिश में कर सकें, राइट? नाउ वी विल keep it in हिंदी। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इफ यू सी इन इंग्लिश, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, कौन सा होगा? अनामुड़ी। किसी ने कहा बिल्कुल सही है, आपका उत्तर भी सही है। इन व्हिच स्टेट विल इंडिया लॉन्च अ साइंटिफिक स्टडी टू असेस जूनोटिक स्पिलओवर रिस्क्स? अब ये जूनोटिक स्पिलओवर रिस्क क्या है? व्हाट इज जूनोटिक स्पिलओवर रिस्क? व्हाट इज जूनोटिक स्पिलओवर रिस्क? इसलिए मैं कहता था कि सुबह सुबह आप जो है हमारे लर्निंग एप्लीकेशन पे बढ़िया तरीके से जो है रोज करंट अफेयर्स आते हैं, आप लोग उससे पढ़ें और मॉर्निंग के 7 के सेशन में डिस्कस करें। तो हम सब लोग उस सिद्धांत में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि सर कोई चिंता की बात नहीं है, जब आग लगेगी तो हम कुआं खोद ही लेंगे, है ना? सो जूनोटिक स्पिलओवर जो है, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी ऐसा रोग है जो पशुओं से इंसानों में फैलता है, उसे जूनोटिक स्पिलओवर कहते हैं, है ना? तो उसको असेस करने के लिए साइंटिफिक स्टडी है, उसको लॉन्च कहाँ किया गया ये आप बताइए। मैं तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ऐसे ही मैं तुक्का मार के आगे बढ़ जा रहा हूँ। मतलब आई डोंट नो द आंसर, इफ यू नो द आंसर यू कैन टेल मी। आप में से किसी को पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। पर इसका सही उत्तर होगा सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 3 स्टेट्स में जो है ये जूनोटिक स्पिलओवर, बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड को भी आप लोग याद रखिएगा। जूनोटिक स्पिलओवर का मतलब है कि पशुओं से इंसानों को जो रोग हो सकने का खतरा है, उसे जूनोटिक स्पिलओवर है। उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करने के लिए सिक्किम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट्स में भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अब चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है और उसके 2 एजम्पशंस दिए हैं, ठीक है? अब इसमें which assumption is implicit in the statement? which, यहाँ implicit का मतलब क्या है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो कौन सा assumption जो स्टेटमेंट में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, implicit है? neither my sister nor my brother is particularly interesting. My brother is interesting. My sister is more interesting than my brother. अब यहाँ वर्ड particularly दिया हुआ है, बताइए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। Neither nor 4 number. ठीक है, neither 1 nor 2 is implicit, है ना? तो ये बिल्कुल सही, आप लोगों ने इसे पकड़ लिया। ठीक है, the structure which prevents the entry of food into the respiratory tract is known as, been the student of anatomy and physiology, मैंने पढ़ा है। so this is a very good and very good going question for me, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना जो है सीधे कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है, जिसके थ्रू जाता है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप इज अ कॉमन नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ द फूड पाइप इज esophagus. So the food that we put in our mouth, it goes through our esophagus to our stomach, where the digestion process takes place. Digestion process मुंह में से ही होना शुरू हो जाता है। The most of the carbohydrate is digested in our mouth through टाइलिन। एक टाइलिन हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है हमारे मुंह में, जो हम हिंदी में लार कहते हैं। तो उसमें टाइलिन होता है जो कि हमारे खाने में मिल जाता है, और मिल करके इसीलिए जब आप बहुत देर तक खाने को चबाते हैं ना, यू फील इट स्वीट। आप मुंह में रोटी रखिए, कुछ नहीं, केवल रोटी रखिए और बहुत देर तक रोटी को चबाइए, उसको आप निगलिए मत। सो बहुत देर के बाद में वो रोटी आपको अपने आप मीठा लगने लगेगा, क्योंकि उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। जो रोटी का कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, दैट स्टार्ट गेटिंग डाइजेस्टेड। तो टाइलिन आप याद रखेंगे, मे बी दैट कैन बी अ क्वेश्चन। पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम खाना खाते हैं तो इट गोज थ्रू एसोफेगस टू आवर स्टमक। तो जो फूड पाइप है उसे एसोफेगस कहते हैं, दैट वन थिंग कीप इन माइंड। जब सांस लेते हैं तो सांस जो है वो भी एक पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है, हवा। सो दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। नॉर्मल हम उसे विंड पाइप कहते हैं, पर उसके लिए जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, जो एनाटॉमिकल नाम क्या होता है, आप सब जानते होंगे, वेरी कॉमन नेम है। एनाटॉमिकल नेम क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस जाता है हमारे लंग्स में, जिस पाइप के थ्रू जाता है, उसका एनाटॉमिकल नेम क्या है? Larynx. Trachea. That is called trachea. So the air I am telling, not oxygen. Again, people say that we take oxygen in while we breathe. We don't take oxygen while we breathe.
because there is no any mechanism fit in our nose or nasal cavity that filters oxygen and separates it from other gases present in the air and sends only oxygen inside. No, all the air goes inside our trachea, and then there the hemoglobin of our blood attaches with the oxygen, making it oxyhemoglobin. And there is a different process. उसको छोड़ दीजिए. So now this question. तो हमने खाना खाया और सांस लिया. खाना एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में गया और सांस ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में गया. बट व्हेन यू सी कि दोनों का एक कॉमन पैसेज है, देयर इज अ कॉमन पैसेज. समटाइम्स व्हाट वी ईट कम्स थ्रू आवर नोज. कभी फील किया आप लोगों ने? कभी फील किया? कई बार ऐसा होता है कि हम जो खाते हैं ना, कई बार ऐसा एकदम से नाक के थ्रू बाहर आ जाता है. रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसको बोलते हैं. तो ऐसा कैसे होता है कि हम खा रहे हैं मुंह से और वो नाक के रास्ते बाहर आ जा रहा है? हाउ डज इट हैपन? Because there is a common passage of food and air. It goes through a common passage. Then why doesn't it happen that whatever we eat goes in trachea and whatever we breathe goes in stomach? ज़्यादा हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो it happens that what we breathe goes into stomach. Whatever we breathe, entire content of the air does not go to our trachea, to our lungs through trachea. Because whenever you breathe, you will feel. जब सांस लेते हैं तो आपका पेट भी थोड़ा फूलता है चेस्ट के साथ में. So the air, the amount of air that we are breathing in is going to our lungs as well as is going to our stomach, both. So what is happening when we are breathing? Air is going to both. Means there is a common passage. But it never happens that whatever we eat, it goes to our stomach as well as to trachea. It never happens. कभी होता है? नहीं. जब कभी भी होता है तो our body has got a reflex action. हमें क्या होता है? बोलते हैं सरक गया. बोलते हैं ना सरक गया. एकदम से आदमी को सरक जाता है और अगर गलती से थोड़ा सा भी ट्रैकिया में टच भी किया ना, तो नाक या मुंह के थ्रू बाहर वापस शरीर हमारा फेंक देता है. That is our anatomical reflex action. So there is a ढक्कन in the common passage. Okay. So जब भी हम सांस लेते हैं, that ढक्कन opens, और जब भी हम खाना खाते हैं, that ढक्कन close. That ढक्कन name is epiglottis. क्या कहते हैं हम उसको? Epiglottis. Epiglottis. Epi का मतलब होता है ऊपर से और glottis मतलब होल. उसका glottis मतलब is a Latin word. So glottis, epiglottis. So epiglottis. So epiglottis is that ढक्कन which closes while we eat, and therefore whatever we eat, the food goes into our stomach. Whereas epiglottis opens whenever we breathe, and that is why the air goes in the trachea whenever we breathe. But there is no such epiglottis or any glottis or anything in our esophagus. Esophagus में कुछ भी नहीं है. That is why nothing closes and opens in esophagus. But yes, at the mouth of trachea there is epiglottis which prevents the food materials or anything solid going to the trachea. It prevents it. So it only allows the air to pass through our trachea. That is called epiglottis. I hope now it is clear. ये थोड़ी कहानी मैंने इसलिए बता दी कि इतनी कहानी आपको ध्यान में रहेगा ना, तो फिर आप भूलेंगे नहीं, हमेशा आपके दिमाग में रहेगा. राइट? अब बिकॉज आई नो दिस, कहानी तो बता दिया, नहीं जानता तो बताता नहीं. अब आ गया यहाँ पे एक क्वेश्चन की, अ बॉडी ऑफ m मास m collides with a rigid wall with velocity v and rebounds with the same velocity, the change in momentum of the system is. तो यहाँ पे मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज संवेग, मोमेंटम इज mv होता है, m into v, मास into वेलोसिटी इज मोमेंटम. सो दैट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिएगा. कर सकते हैं, मोमेंटम इज मास into वेलोसिटी, तो वी कैन फाइंड आउट, बट आप कर लीजिएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे. Ad hoc treasury bill system of meeting budget deficit in India was abolished on which date? Ad hoc treasury bill system of meeting budget deficit in India was abolished on which date? Very tricky and very difficult question to answer, I can understand. So it was done on 31st March 1997. Not much to explain here. 31st March 1997 is the answer that we can just remember. The East India Company appointed residents in Indian states after the Battle of Buxar 1764. They were, किन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहाल किया था भारत में? So the answer is political and commercial agents of the company in the states. ठीक है, वैसे ये इस तरह के आंसर तो अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि भाई किसको करेगा, तो जो राज्यों के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन्हीं को करेगा. तो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट्स को अपडेट किया गया था. ठीक है. The question below consists of a few statements. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read statements and give your answer. Ritvik is the son of Manpreet. Diya is the daughter of Manpreet. How is Manpreet related to Ritvik's sister? अब बोल रहा है Manpreet is the husband of Diya's mother and Manpreet is the only son of Ritvik's personal paternal grandfather. अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि how is Manpreet related to Ritvik's sister? Both 1 and 2 together are sufficient to establish it. Alone, 2 alone is sufficient while 1 is not. आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Are you getting the question? Yes, sir. तो बताइए, ट्राई कीजिए, क्या होगा आंसर इसका? Ritvik, जो सन है मनप्रीत का.
ये आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि दिया जो है वो डॉटर है प्रीत हाँ, की। ये इसको आंसर देने के लिए क्या एक और दो दोनों मिलकर के सफिशिएंट है, या दो ही सफिशिएंट है, एक की कोई जरूरत नहीं है, एक अकेला सफिशिएंट नहीं है, या एक अकेला सफिशिएंट है, दो अकेला सफिशिएंट नहीं है, या एक और दो, या तो एक सफिशिएंट है या दो सफिशिएंट, ये पूछ How is Manpreet related to? Manpreet is husband of Diya mother. तो क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? Manpreet is only son of Manpreet. देखिए अब इसको समझिए, ये कह रहा है Manpreet is husband of Diya's मनप्रीत mother. इज द हस्बैंड ऑफ दियाज मदर, मनप्रीत इज द हस्बैंड ऑफ दियाज मदर। मदर तो दोनों डॉटर दोनों ही, बिल्कुल सही है, दोनों ही। सही उत्तर क्या होगा? तो डी, आइदर वन और टू, दोनों में से कोई भी सेंटेंस जो है ये सफिशिएंट है इसका आंसर बताने के लिए कि मनप्रीत जो है ऋत्विक के सिस्टर से कैसे रिलेटेड है ना? तो बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर, आइदर वन और टू अलोन इज सफिशिएंट फॉर। दो नंबर है एचसीएफ और एलसीएम, उनका 6 और 864 है, एक 96 है, दूसरा नंबर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स क्वेश्चन। द प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, पढ़ा आप लोगों ने? भाई मैथ पूछने वाला है ना, और इससे आसान। LCM into HCF. हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इन दैट वी कैन फाइंड आउट द, है कि नहीं? यस ऐसा ही था ना, वो बहुत पहले पढ़ा था 2001 में, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। मतलब वो तो बहुत सिंपल है निकालना, उसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है। दोनों को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 64 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पोल्स। कहाँ पे ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं? ज्योग्राफी, जियोग्राफी बताइए। तो ये है आपका पोल्स, और पोल साउथ पोल पे जो ओजोन लेयर है वो ज्यादा, ओजोन होल्स जो है वो ज्यादा प्रोनाउंस, ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहाँ पे? दोनों पोल्स पे। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा कि ओजोन होल क्या है। ओजोन होल इज अ रीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर वेयर द concentration of ozone becomes extremely low in certain months. ठीक है, because the concentration of ozone is very low, it is known as ozone hole. Ozone is basically क्या, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन? लो, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता भी। और O3 होता है। वेरी गुड, O3, 3 molecules of oxygen together makes, मतलब 3 atoms of oxygen together makes 1 molecule of ozone। ठीक है, तो ओजोन is found mainly in the upper atmosphere and area called the stratosphere। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि in which area of our atmosphere the ozone is found, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। एंड ये धरती के सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित होता है। Between 10 and 50 kilometers it is situated। Stratosphere in which we find ozone। ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, अब ओजोन करता क्या है? ओजोन absorbs the harmful ultraviolet radiations from the sun, eliminating a big threat to life forms on earth। जो सूरज से आने वाली 12 बैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे जो विकिरण यानी कि रेडिएशंस निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ओजोन। ठीक है, अब ये यूवी रेज क्या कर सकती हैं अगर ओजोन इसको फिल्टर ना करे, एब्जॉर्ब ना करे? तो व्हाट दिस यूवी रेज कैन कॉज? दे कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर डिसीज एंड डिफॉर्मिटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ओजोन रेज क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं? ये स्किन कैंसर कर सकती हैं। ओके, और क्या कर सकती हैं देखते हैं। जो ओजोन लेयर है जिसको हम लोग ओजोन होल कह रहे हैं, कि जब कुछ सर्टेन मंथ्स में ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है तो ओजोन होल बनने लग जाता है। तो ये अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका में ज्यादातर ये पाया जाता है। और कब पाया जाता है? हमने कहा सर्टेन मंथ्स, तो इट अकर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, है ना। और कब होता है? बिकॉज ऑफ स्पेशल मेट्रोलॉजिकल एंड केमिकल कंडीशन, कुछ विशेष मौसम और साथ में रासायनिक जो परिस्थितियां होती हैं। कहाँ पे होती हैं? जो साउथ पोल पे होती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे, है ना।
और ये इतनी बड़ी हो सकती हैं कि ये 20 से 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैल सकता है। क्या? होल। इसकी वजह से जो कुछ एक विशेष मेट्रोलॉजिकल एंड केमिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ओजोन होल बन सकता है, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है। और ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो क्या होगा? उसके थ्रू यूवी रेस पास हो जाएंगी, धरती पे आएंगी, स्किन कैंसर होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, डिफॉर्मिटीज होंगी, और यह इंसानों के लिए खतरे की घंटी है। इसीलिए कहा जाता है कि ओजोन जो लेयर्स हैं वो ज्यादा कहाँ पाने की उनके बनने की संभावना है, तो वह साउथ पोल पे बनने की संभावना है, जहां पे अंटार्कटिका स्थित है। क्लियर भाई? इतनी कहानी मैंने कहा, उसका कुछ फायदा समझ में आया? एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, isn't it? Yes, sir. ओके, घंटी बज गई छुट्टी की। अब छुट्टी की घंटी बज गई है। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजती थी ना, तो वैसे छुट्टी की घंटी बज चुकी है। छुट्टी कर दें और पढ़ना है? पढ़ना है, सर। और पढ़ना है, चलिए तो एक घंटी और पढ़ लेते हैं हम लोग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, अब देखिए लहसुन जो है, जो जैसा महकता है, वो क्यों ऐसा महकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ गार्लिक? कुछ लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को बहुत नापसंद है। लहसुन का जो लहसुन की जो महक है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। आपको कैसी लगती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा क्यों महकता है, किस कंपाउंड की वजह से वो इतना बेकार या अच्छा महकता है, वो उत्तर आपको देना है। तो ये सही उत्तर इसका है बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड फाउंड इन द लहसुन, गार्लिक। वी फाइंड दैट काइंड ऑफ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसलिए लिखा गया है, गुड और बैड नहीं लिखा गया है, बिकॉज ऑफ हैविंग द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अब आ गया ये फिर से गणित का प्रश्न। ए, बी और सी 3 लोग हैं जो 6 दिन में एक काम को खत्म करते हैं, जब जिसके लिए उनको 480 रुपया दिया जाता है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी 4, 5 और 7 के रेशियो में है, तो पैसा भी जो है उसी रेशियो में मिलेगा। तो आप ये पता करिए कि बी कितना पैसा कमाएगा। तो ये आप लोग पता कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स, ऑल्दो आई कैन सॉल्व इट, मींस इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट कैन बी सॉल्व, बट स्टिल आप सब मैथमेटिक्स कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से? ईमानदारी से हाथ उठाइए। All of you can solve it easily. You have done this type of questions and you are comfortable that yes, we can do this type of questions. बोलिए, प्रिया, अनन्या, कौन कौन कर सकता है? कर सकते हैं, सर। कैसे किया जाएगा? किस टॉपिक का ये प्रश्न है? मैथमेटिक्स के किस टॉपिक का प्रश्न है? So work and time. रेशियो का बेसिकली, सर। रेशियो वर्क एंड टाइम बोल सकते हैं, लेकिन जो हम मेजर एक ब्रॉडर टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक होता है, उसका ये टॉपिक, उसका ये। अरे ओके, टेस्ट आपका ऑटोमेटिकली सबमिट इसलिए हो गया क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया। सो द टेस्ट हैज बीन ऑटोमेटिकली सबमिटेड नाउ। फाइन, चलिए कोई बात नहीं, हम जो है दोबारा टेस्ट को ले जाते हैं। तो भाई आप लोगों को करना है मैथमेटिक्स में ज्यादा, और इतने कम टाइम में ज्यादा मैथमेटिक्स पे काम कर भी नहीं सकते, बट स्टिल यू कैन सी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड। हाँ, हम यहाँ पे थे, ये आपको कर लीजिएगा। अब नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटीज सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, ये आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर द एग्जाम। सो द H.C. मुखर्जी वाज द माइनॉरिटी कमिटी सब कमिटी के ये चेयरमैन थे, और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। क्या नाम था इनका? H.C. मुखर्जी। नाउ आई वांट टू चेक व्हाट वाज हिज फुल नेम। H.C. मुखर्जी, और इनका फुल नेम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ये इनका फुल नेम था। तो ये दो चीज थे, क्या थे? एक तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, और साथ ही जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ओके, दशैन इज द लॉन्गेस्ट एंड दशई इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? दशई कौन से देश का फेस्टिवल है? सो इट इज सेलिब्रेटेड इन वेरी नाइबरहुड नेपाल। दशई वहां का फेस्टिवल। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस। कंज्यूमर प्राइस होगा consumer price index for industrial workers, consumer price index for agricultural, index for rural laborers, consumer price index for urban non-manual employees. Which of the following above indices are compiled by Central Statistical Organization? का compilation किसके द्वारा किया जाता है? It is a very difficult question.
which only they can do who have a habit of reading the current affairs, newspapers, and magazines related to the current news regularly. Those who have habit, they only can do it. So, the consumer price index for urban non-manual employees is taken into consideration, है ना, for are compiled by the Central Statistical Organization. Consumer price index for urban non-manual employees. A person spends 25% of his annual income on house rent. %15 on traveling, 45% miscellaneous things. If he saves 3,500 annually, then the personal spending on miscellaneous is a very easy question. मतलब मैथमेटिक्स का इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है ना? Let his annual income be x, तो फिर x plus 25 x by 100 plus 15x by 100 plus 45x by 100 plus 13,500. इसको आप अलजेब्रिक मतलब सॉल्यूशन निकाल दो, फिर उससे x का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसके बाद आप ये निकाल दो कि मिसलेनियस थिंग्स पे 45% कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे ना? हेलो, ऐसे ही बनेगा ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? मतलब ये तो मैं एक्स के तरीके से बता रहा हूं, इसका और भी तरीका है बनाने का। मतलब इसको हम लोग वैदिक तरीके से ही बना सकते हैं। मैंने एक्स के तरीके से, अलजेब्रिक तरीके से बता दिया बनाने के लिए। व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, यू कैन सॉल्व दिस। सिलेक्ट द लेटर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ई एफ आई एन यू। अब ये आपका रीजनिंग है, आप इसको कर लीजिएगा। 4 letters clusters have been again reasoning, आप इसको कर लीजिएगा। वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट। तो वॉशिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज खाने वाला सोडा। हाँ सर, खाने वाला। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट इज खाने वाला सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा नहीं सर, सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम बाइसल्फेट हमें लग रहा है। अच्छा ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट ठीक आंसर है आपका। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना? ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। If you are in charge of the security of a criminal who is being taken to the court for a trial, during the transfer the criminal manages to escape and is on the run, what will you do? ये आप सोचिए आपको क्या करना है। A fraction whose denominator is 30 and placed between 5 by 8 and 7 by 11 is what? Maths कर लीजिएगा। What is the scientific analysis and study of interactions between organisms in the environmental called? हाँ, क्या बोलते हैं? Scientific analysis and study of interactions between organisms in the environment is called ecology, नहीं, microbiology, entomology और ornithology। अब देखिए, इसमें एंटोमोलॉजी तो होता है कीट विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इकोलॉजी नहीं है, तो मेरे हिसाब से ऑर्निथोलॉजी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी इफ वी सी? अच्छा, इकोलॉजी, ओके। व्हाट इज द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन द, अच्छा ठीक है, सर इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी सही है, ओके। द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, okay fine, ecology, right। Mampi is the only daughter of Arjun, Sabi is the mother-in-law of Payal who has one another daughter, Anjali is the brother of Pratap, brother sister mother। ये आप पूरा निकाल लीजिएगा। This is momentum के ऊपर क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा। Which company conducted the historic all female suborbital space flight in April 2025? ये तो SpaceX ने किया, क्या किसने किया? वैसे इतने बड़े काम SpaceX ही करता है, ब्लू ओरिजिन ने किया है, बहुत अच्छी चीज है ये। ऑल फीमेल सबऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट, बहुत अच्छा। ये निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब इसमें तो वही या तो आपके सारे प्रश्न जो है जनरल अवेयर, इससे आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड है या मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें तो जो आपने ऑलरेडी पहले कर लिया और जो रेगुलर पढ़ रहा है वे लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो आज के सेशन में हमने इतना किया है। बेसिकली आई वांट टू गिव यू अ मैसेज कि आपको थोड़ा सा अभी जो 2-3 दिन का समय बचा हुआ है फॉर आरआरबी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, इसमें आप रिविजन कर लें और मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाएं। सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट करें जो हमने आपको दिया हुआ है, और उसके अतिरिक्त जो है कल का मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। संभवतः मैं रात को 10 बजे ही लिंक उसकी दे दूंगा आपको, नहीं तो कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लिंक दे दूंगा, इससे आप करिएगा। फिर 10 बजे हम लोग 10 बजे कल करना है या शाम को 4 बजे करना है, आप लोग बता दीजिए। बाय व्हाट टाइम यू वांट टू डू इट? सर शाम में। शाम में 4 बजे? जी सर।
चलिए जैसा भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर कल मिलते हैं। सेशन में जो भी आपने सीखा है, इफ यू फील कि इट इज वर्दी, जस्ट राइट अ फीडबैक एंड पोस्ट इन द ग्रुप so that those who are not attending it, they also could be benefited. Thank you so much.